हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज 50 क्वेश्चन का हमने नेक्स्ट एपिसोड लेके आए हैं। होपफुली ये एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और ये सीरीज जो है आप सब के लिए है और ये आपके बेनिफिट के लिए है, तो आप लोग ध्यान समझें और देखें इन सबको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट, दैट मीन्स 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो 1 का आंसर हो जाएगा डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा कारण, अत्यधिक उष्णता कारण या गहरी घाटी कारण। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। मृत घाटी प्रसिद्ध क्यों है? अत्यधिक उष्णता कारण, वहां बहुत गर्मी होती है, इसलिए इसको डेथ वैली भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह हमें देखना है। जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट का नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, डेल्टा और नदी की घाटियों में पाई जाती है। या दूसरा है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। या तीसरा है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। हमें बताना है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन ये सत्य है इसके बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी, मतलब ये कि 1 और 3 सही है। 1 और 3 मतलब कि हमारा सही है इसमें। जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और दूसरा सही है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जबकि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर नहीं कहते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारा गलत है। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 3 सही है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है कब होता है? कौन सी कंडीशन में, कौन सी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है? ऑप्शन है, सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, या पूर्णिमा की स्थिति में। सूर्य ग्रहण की स्थिति में कब बनता है? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मतलब ये कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति आती है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5th नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में कौन सा देश शीर्ष पर है? यूरेनियम जिसे हम लोग न्यूक्लियर पावर में भी यूज करते हैं, एटॉमिक बम बनाने में भी यूज करते हैं। तो 5th का जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या कजाकिस्तान। तो 5th का आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडार में शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। सो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप, डोबर जल इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर से सुमेलित नहीं है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार से संबंधित है, डोबर जल डमरू इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से संबंधित है, और मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर से संबंधित है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, उसमें है कि ऑलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ऑलिव रिडले कछुआ की प्रजाति है कि नई प्रजाति है? इसका ऑप्शन है भीतरकनिका, सुल्तानपुर, सिमलीपाल या पेरियार। तो 7th का आंसर हो जाएगा ए, भीतरकनिका जो है, भीतरकनिका वो ऑलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो यह है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है अमेजन वर्षा वन, पश्चिमी घाट का वर्षा वन, ऑस्ट्रेलिया का वर्षा वन या सहारा का वर्षा वन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, ए, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में भी जाना जाता है। अमेजन वन को, वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में भी जाना जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9,
तो यह है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत एक हमें पराबैंगनी किरण से बचाती है और ये हमें एक लेयर के रूप में काम करती है, और जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है ओजोन परत का वो हमें बताना है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। सो 9 का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करें 10th नंबर क्वेश्चन से, तो 10th नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र को ऑप्शन है ए जी टांसले, वाल्टर जी रोशन, जी टेलर या डी फॉकनर। तो 10th का जो आंसर हो जाएगा ए जी टांसले इज द करेक्ट आंसर। ए जी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, ऑप्शन नर्मदा, उसके बाद है माही, उसके बाद है ताप्ती या महानदी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि 1 2 3 सही है, बट महानदी इज द इनकरेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 2 3। जैसे नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, माही भी है, ताप्ती भी है, बट महानदी ये नहीं पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 एक साइंस का क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। बहुत कॉमन सा रिएक्शन है केमिस्ट्री का, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और HCl को मिलाकर ये NaCl और H2O बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, विघटन, अवक्षेपण या संयोजन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ए, उदासीनीकरण। क्यों? उदासीनीकरण यदि एसिड और बेस जब आपस में मिलने के बाद जो रिएक्शन बनता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रूप में काम करता है। इंग्लिश से बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट्स ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑक्सीकरण की बात करें तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 13 का, ऑक्सीकरण में 13 का आंसर हो जाएगा बी, अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं होता है, जबकि दहन में भी होता है, भोजन का पचना में भी, शोषण में भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, लेकिन अवक्षेपण में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यदि हम लोग नेक्स्ट, कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु जो विद्युत का सुचालक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। तो 14 का जो ऑप्शन है ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा और कॉपर। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। मतलब ग्रेफाइट जो होता है एक ऐसा धातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर जो किसका बहुलक है? तो ऑप्शन है प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रोपीन। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज डी, आइसोप्रीन जो होता है, आइसोप्रीन वो रबर का बहुलक है, मतलब रबर से लिंक्ड है, रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, वो ये कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिकी का, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाली दर्पण कौन सा होता है? मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक वस्तु को, रियल वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल और उत्तल। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा डी, समतल और उत्तल दर्पण जो होता है वो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए ऑप्शन है इस्पात, नर्म लोहा, पीतल या एल्युमिनियम विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा बी, नर्म लोहा यूज किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नर्म लोहा यूज किया जाता है, दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन, नर्म लोहा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है? मिश्रण का पृथक्करण विधि मतलब कि मिश्रण में अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट है, जो मिलावट वाली चीजें हैं, उसको अलग अलग करने के लिए कौन सा विधि है मिश्रण का?
तो रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज डी, मतलब इनमें से सभी। रवाकरण, आसवन, मतलब ये सारा लिंक्ड है। चुनना, अलग अलग करना, ये विधि सब है। मिश्रण को पृथक्करण करने की विधि होती है। किसी में हवा दिया जाता है पृथक करने के लिए, किसी में पानी दिया जाता है। ये सारी विधि है जिसके माध्यम से दैट मीन्स रवाकरण भी सही आंसर है, आसवन भी सही है, निस्यंदन भी है और ऊर्ध्वपातन भी सही आंसर इसका हो जाएगा। तो इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य में, ये बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और उपयुक्त में से सभी। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। दैट मीन्स मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इन सभी का हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग से। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये सुमिलेट करने वाला क्वेश्चन है और हमें इसमें जो है मैचिंग करना है। इस तरह से है कि टोकोफेरॉल का प्रभाव क्या है, नेप्थोक्विनोन का क्या प्रभाव है, थाइमिन का क्या प्रभाव है और साइनोकोबिलिन का प्रभाव क्या है, जिसके वजह से। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो है ये बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट मतलब ए का 3 से लिंक है। ए जो लिंक है 3 से, मतलब ये कि टोकोफेरॉल जनन क्षमता की कमी को दर्शाता है। टोकोफेरॉल जनन क्षमता की कमी को दर्शाता है, जबकि बी नेप्थोक्विनोन जो है ये चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव से बचाता है, नेप्थोक्विनोन। और सी बात करें, क्विनोन जो होता है, थाइमिन जो है लिंक्ड है बेरीबेरी से। थाइमिन लिंक है बेरीबेरी से, थाइमिन लिंक है बेरीबेरी से। और लास्ट साइनोकोबालिन जो लिंक्ड है वो लिंक्ड है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी से। साइनोकोबालिन लिंक है तंत्रिका तंत्र की कमी से लिंक है। सो 20 का जो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। 20 का बी आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 21, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आप सबको आता होगा कि अमीबा में भोजन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में ऑप्शन है कूटपाद, कोशिका मूंग, सीलिया या गुदद्वार। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा ए, कूटपाद। अमीबा बंद में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक ऑप्शन है अर्ग, जूल पर सेकेंड या न्यूटन पर मीटर। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज बी, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया? सहकारी समिति को उपबंध किया गया है। ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 9 ख या भाग 9 क। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा, आप सब भी ट्राई करें, 23 का आंसर हो जाएगा सी, भाग 9 ख में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है संविधान के इस भाग में। सो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बात करें 24 का, 24 में है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट हमें ये संविधान के बेस पर है कि उच्च न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। क्या इस पर विचार करना है, क्या यह कथन सही है गलत है? और दूसरा है कि निम्न अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। क्या दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत, हमें बताना है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा बी, मतलब केवल 2 सही है, एक ऑप्शन गलत है पहला वाला। दैट मीन्स अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, ये बात सही है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। सो केवल 2 इज द करेक्ट आंसर। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान के बेस पर क्वेश्चन है। यह है कि
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, क्या यह सही है गलत है, आपको ध्यान देना है। दूसरा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने को सुझाव दिया था। 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने की सुझाव दिया, क्या सही है गलत है। थर्ड है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, क्या यह सही है गलत है। अब फोर्थ है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, क्या यह सही है। वर्तमान में संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। इन चारों में हमें ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स ये 1, 2 और 3, ये तीनों पार्ट सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, यह भी सही बात है। और 42वां संविधान संशोधन के बाद 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये तीनों सही है। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, यह गलत बात है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमने किया और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। होपफुली 25 क्वेश्चन का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और इसका नेक्स्ट देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चाहे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।